नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग टेस्ट 2 के पार्ट 3 को देखेंगे, यानी आज टेस्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का 101वां प्रश्न है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, न्यूजीलैंड। ये जो क्वाड है इसके अंतर्गत 4 देश है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अब ये बात उठती है कि क्वाड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो आपका जवाब होगा कि समृद्ध और समावेशी हिंद और प्रशांत क्षेत्र की कल्पना को लेकर क्वाड का गठन हुआ। फिर पूछा जाएगा कि पहली बार कब ये मिले? तो इन समूह की जो पहली बैठक हुई वो 2007 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के इतर ये मिले थे। इस प्रकार 101 का सही जवाब होगा डी। 102 प्रश्न देखिए, कर हाल ही में समाचार पत्रों में रहा XENON1T, यानी कि जिसको प्रोनाउंस किया जाएगा जीनोन 1T, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध डार्क मैटर से है, यानी 102 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे इटली में एक इटली का लैब है, इसका नाम है इटालियन ग्रैंड सासो नेशनल लेबोरेटरी, उसमें इसके गहरे भूमिगत रूप में इसका संचालित किया गया। ठीक है, यानी 102 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, 103 करा कि किस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी किस आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलेगी। तो चलिए उस पर विचार कर लेते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रीय दल की मान्यता है उसकी सबसे पहली शर्त क्या है, और इन शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी कर लें, यह भी बात याद रखिएगा। पहला दिया है कि यदि यह आम चुनाव में 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट जीतती है। यह पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, करा यदि इसे 4 राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता है फिर तब भी इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। यह भी कथन सही है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यदि यह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल जो वैध मत पड़े हैं उसका अगर 6% हासिल कर ले, और साथ ही इसके अलावा यदि किसी राज्य या राज्य क्षेत्र में लोकसभा की 4 सीट जीत ले तब भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। यानी ये 3 में से आप अगर शर्त पूरी करते हैं तो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। 103 का सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ दोनों कथन सही है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराए कि 104 कराए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कैट कहते हैं, CAT। ठीक है, अब ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि ये कथन सही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं है। यह भी बात सही है। इसका मतलब यह है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्देशित है। ठीक है, कौन? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है, यानी यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 104 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, 105 करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में संबोधित किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 76वें सत्र में, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा, को प्रधानमंत्री ने सितंबर 2021 में संबोधित किया था। अब बात उठती है कि जो सितंबर में UNGA की बैठक हुई 76वीं, इसका विषय क्या था? विषय था कोविड-19 से उबरने की आशा के माध्यम से लचीलापन बनना, स्थायी रूप से पुनर्निर्माण करना, ग्रह की जरूरतों का जवाब देना, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना। इस लक्ष्यों के साथ 76वां बैठक हुआ। साथ ही साथ आपको यह याद रखना होगा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यानी 105 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो ये 76वां हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र बैठक, इसमें मालदीव के विदेश मंत्री जिनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, उन्होंने 2021-22 के लिए इस सत्र की अध्यक्षता की। ठीक है, याद रखिएगा कि ये मालदीव के विदेश मंत्री। दूसरी बात कि UNGA ने 1 जनवरी 2022 को शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले द्वितीय कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटरेस को 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्ति दी, यानी UNSG के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटरेस की नियुक्ति हुई। यानी इतनी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो ये पूरे कवर हो जाएंगे, यानी 360 डिग्री में आपका ये प्रश्न कवर हुआ। 105 का सही जवाब होगा सी। 106 देखिए, एक क्षेत्रीय दल की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका चुनाव, पहला करा इसका चुनाव
चुनावी आधार पर एक क्षेत्र तक सीमित होता है, ये बात सही है। यानी यहां पर क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर कोई क्षेत्रीय दल अपना चुनाव देखता है और एक क्षेत्र तक सीमित होता है। दूसरा कह रहा है कि ये केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, ये भी बात सत्य है। यानी यहां पर 106 में दोनों कथन सही है, यानी विकल्प सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये कुछ केस दिए गए हैं और उनके निर्णय के आधार पर कह रहा है कि देखिए कौन सुमेलित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला दिया मिनर्वा मिल्स मामला, ये मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, तो ये बात सही है, ठीक है। यानी इसमें न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्ति करने की बात कही गई, ठीक है। इन बातों के साथ मिनर्वा मिल्स 1980 का निर्णय जुड़ा है। अगर दूसरा देखिए केशवान भारती बनाम केरल राज्य, इसको आप पढ़ चुके हैं, 1973 का है और इसमें कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता के संबंधित निर्णय हुआ, ये सही है। अगला है एसआर बॉम्बई केस, ये 1994 से जुड़ा है। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हुई, ये गलत है। इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा की बात हुई थी, यानी 107 हमारा सही जवाब होगा सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला दिया है इंदिरा साहनी मामला, ये 1992 का है और ये कानून के शासन से संबंधित निर्णय है, ये भी सत्य है। यानी 107 का सही जवाब क्या हो जाएगा सी। आगे 108वां प्रश्न देखिए, दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये बात गलत है। ये एक संवैधानिक नहीं, ये एक वैधानिक निकाय है। और जब आपने वैधानिक निकाय कहा तो इसका मतलब यह है कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा बना होगा, तो ये बात सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ये कानून के तहत इसको स्थापित किया गया, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखिए, इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, ये कथन सही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसको बढ़ावा देता है, यह भी कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में सही है। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। यानी यहाँ पर 2 और 3 यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 109 कह रहा है आदर्श आचार संहिता यानी MCC को जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और ये चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग द्वारा एक दिशा निर्देशों का एक समूह होता है, जिसको क्या आदर्श आचार संहिता कहते हैं, जो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इतनी बात को आपको समझना होगा। 109 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषता नहीं है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य ID कार्ड जारी करना, यह बात सही है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक नागरिक को ये स्वास्थ्य ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। स्वास्थ्य खाते के रूप में मतलब क्या है कि यानी हर परीक्षण, हर बीमारी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई दवाओं और निदान का विवरण इसमें दिया होगा, यानी पहला कथन सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। दूसरा देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर यानी जिसको HPR कहते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्टर यानी जिसको HFR कहते हैं का निर्माण किया जाएगा, यह भी बात सही है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक आसान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा करा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंड बॉक्स का निर्माण होगा, यह भी बात सही है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इसके द्वारा स्वास्थ्य सूचना प्रदाता और स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बिल्डिंग बॉक्स का कुशल तरीके से उससे जुड़ पाएंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बात याद रखिएगा कि 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, यह भी बात याद रखिएगा। दूसरी बात एक और याद रखिएगा इसके संदर्भ में कि इस पहल की जो राष्ट्रव्यापी शुरुआत की गई थी, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर यह किया गया था। इस बात को भी, एक्स्ट्रा बातों को याद रखिएगा। 110 में कौन सा यहां होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड यानी B3W, यानी इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। B3 का मतलब 3 B है, एक B फॉर बिल्ड, दूसरे B फॉर बैक, तीसरे B का मतलब है बेटर और W का मतलब है वर्ल्ड, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा G7 के साथ, यानी 111 का सही जवाब होगा B। अब जरा इसको समझ लीजिए। G7 जो देश हैं, जो 7 देशों का समूह है, ये इन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें B3W पहल की प्रस्ताव को रखा था। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात कि इस B3W का लक्ष्य क्या होगा, तो जो B3W है
ये बिल्ड बैंक बेटर प्लान ये विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिए G7 देशों के द्वारा प्रस्तावित एक कोविड-19 राहत भविष्य के लिए आर्थिक और बुनियादी ढांचा पैकेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जरा G7 को भी समझ लीजिए। G7 जो है एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1975 में हुई। अब आपके मन में होगा कि G7 में कौन कौन से देश है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार 111 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, करा कि आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है, तो 112 का सही जवाब होगा सी। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी? आकाश प्राइम। दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको आप DRDO के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। इतनी बात को भी आपको याद रखना है। और इसमें आकाश प्राइम में एक अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार 112 का सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 113 देखिए, करा कि सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखती है। तो पहले समझ लीजिए कि कौन कौन सी विशेषता है। ये नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी रखती है, बहुमत दल का नियम होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है और निचले सदन का विघटन होता है और गुप्तता होती है। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी संसदीय सरकार की विशेषता है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि एकल सदस्यता, जबकि यहां पर क्या है? दोहरी सदस्यता। गलत हो गया। फिर कह रहा है एकल कार्यकारी, यहां एकल कार्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। अगला कह रहा है राजनीतिक एकरूपता, ये है यानी तीसरा है। और अगला कह रहा है निचले सदन का विघटन, यानी तीसरा और चौथा जो है ये संसदीय प्रणाली की विशेषता व्यक्त कर रहा है, यानी 3 और 4 यहां सही होगा। विकल्प बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि उपचुनाव होता है जब, तो यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, जब आम चुनाव के बीच किसी विधायक की मृत्यु या इस्तीफा दे दे। इसके अतिरिक्त यदि पद पर बने रहने के लिए वो अयोग्य हो जाए तब भी उस कंडीशन में उपचुनाव होता है। 114 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है, तो आपका सही जवाब होगा 5 वर्ष के लिए 2021-22 से 25-26 के लिए पोषण योजना को मंजूरी दी। अब ये पोषण योजना यानी पीएम पोषण क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जो पहले मध्याह्न भोजन योजना चलता था उसी की जगह पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया गया। इसके अंतर्गत जो मध्याह्न भोजन में पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो नामित 11.8 करोड़ छात्र थे उनको कवर करते थे, उसी के साथ ही साथ अब प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले छात्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसका योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो आकांक्षी जिले और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चे हैं उनको भी पूर्ण पोषण मिल सके। ठीक है, इस प्रकार 115 का सही जवाब होगा डी। 116 देखिए, भारत की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है कि जो संघीय विशेषताओं के संदर्भ में कह रहा है कि क्या क्या है, तो यहां पर देख लीजिए संघीय विशेषताओं में दोहरी सरकार, ये संघीय विशेषताएं हैं। दोहरी सरकार का मतलब क्या हो गया कि जो केंद्र और राज्य इस प्रकार को मिलकर ये सरकार स्टैब्लिश होती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरी सरकार है। दूसरा लिखित संविधान, तो भारत में लिखित ही संविधान नहीं है, ये सबसे दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों के बारे में उल्लेख है, यानी ये भी है। शक्तियों का विभाजन आप संवर्ती सूची में देखते होंगे, 7वीं संवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची में कि जिसमें दिया हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी जिसमें संघ सूची में केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार और संवर्ती सूची में दोनों, यानी शक्तियों का विभाजन आपको साफ साफ 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, और ये बात याद रख लीजिए कोई भी कानून बनाया जाएगा उसमें संविधान की सर्वोच्चता प्रमुख होगी। अगला है द्विसदन, ये बात सही है। अगर संघ में से देखा जाए तो एक निचला सदन है, एक उच्च सदन है। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इस प्रकार ये सभी विशेषताएं शामिल हैं। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराए कि 117 में कराए कि एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में मानवाधिकारों के उल्लेख की जांच कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक दिया है राज्य सूची पर और एक दिया है संवर्ती सूची पर। यह बात सही है कि ये दोनों सूची पर, यानी यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों सूची पर जांच, जो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि 1993 की जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत राज्य मानवाधिकार और अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का भी गठन होता है। ठीक है, इस प्रकार 117 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह कि किस राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह देखना है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में क्या व्यवस्था है। कह कि राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं,
इनकी नियुक्ति की व्यवस्था राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। यानी इनकी नियुक्ति, इनकी प्रविष्टि या इनकी पदोन्नति, ये सभी राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर होती है। यानी पहला स्टेटमेंट इस आधार पर गलत। दूसरी बात कह रहा है कि उसे 7 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। यानी कि ये जिला न्यायाधीश की योग्यता के संबंधित बात कर रहा है। तो जरा योग्यता को और डिटेल में समझ लीजिए। पहली बात कि इसे किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि यदि किसी न्यायालय में 7 वर्ष तक वकील यानी अधिवक्ता के तौर पर काम किया है तो वो जिला न्यायाधीश बन सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय की सिफारिश की जानी चाहिए, ये भी एक योग्यता संबंधित है। यानी यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखिएगा कि राज्य की किसी न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। ठीक है, यानी 118 में आपका पूछ रहा है सही कौन सा होगा, तो केवल 2, यानी यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 119 देखिए। 119 में कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई के निम्नलिखित में से राज्य में चुनाव के दौरान पहली बार ब्रेल सक्षम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ब्रेल लिपि का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, तो और इसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो पहला प्रयोग आंध्र प्रदेश में 2004 में आसिफ नगर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था। 119 का सही जवाब होगा डी। ठीक है, 120वां प्रश्न देखिए, किस मापदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति हो तो उसे विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया जाए। जरा इसको और डिटेल में समझ लीजिए। ये जो विशेष राज्य दर्जा की मांग है, ये मांग किस आधार पर दी जाती है, तो ये मांग केंद्र द्वारा उसके भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्य के विकास की सहायता के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका वर्गीकरण जो है ये 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के पर किया गया था। 1969 का मतलब 1969। एक महत्वपूर्ण बात कि किस आधार पर, पैरामीटर की बात, जो पैरामीटर इसमें पूछ रहा है ये गाडगिल सूत्र के आधार पर जो एससीएस है यानी कि जो विशेष राज्य का दर्जा है उसके पैरामीटर सेट हुए। क्या क्या, पहाड़ी इलाके के आधार पर, कम जनसंख्या घनत्व हो और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो, या पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ सामरिक स्थान हो, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला है आर्थिक और बुनियादी ढांचा पिछड़ापन हो, या राज्य की वित्त अवयव जो है वो अव्यवहार प्रकृति करे। इस आधार पर आप किसी राज्य को विशेष दर्जा दे सकते हैं। और सबसे पहले यदि विशेष राज्य दर्जा की बात की जाएगी तो 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था, और तब से 8 और राज्यों को शामिल कर दिया गया। उसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। इसका मतलब यह है कि एक बात और याद रखिएगा, इसी से कोरिलेट कर लीजिए कि जो 14वां वित्त आयोग है उसने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों से विशेष दर्जा खत्म कर दिया। और एक बात और याद रखिएगा कि इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 120 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 संवाद कहां आयोजित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। पहली बात कि ये 2+2 संवाद क्या है भाई, तो 2+2 संवाद के द्वारा 2 देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। और भारत जो 2+2 संवाद कर रहा है ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ करता है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ नई दिल्ली में हुआ। विकल्प बी सही होगा। अगला देखिए, करें लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय विदेश सेवाएं शामिल हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों, जरा इसके बैकग्राउंड को समझिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस को आईएएस कर दिया गया, वहीं पुलिस सेवा आईपी को आईपीएस कर दिया गया, और संविधान द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। और 1966 में भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के तौर पर अपनाया गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 122 का कथन एक गलत है, यहां भारतीय वन सेवा होना चाहिए। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हालांकि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट पूर्णतः सही है। ठीक है, इस प्रकार आपने देख लिया। एक बात और याद रखिएगा लोक सेवा आयोग में कि अगर संसद संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, और इसकी अध्यक्षता कौन, इसके अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि यदि राज्य के राज्यपाल अनुरोध करें और राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है कौन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है,
इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। एक बात और याद रखिएगा कि यूपीएससी के ही संदर्भ में कि किसी भी सेवा के लिए अगर संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करनी हो या संचालन करने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य यदि अनुरोध करें तो वो सहायता करता है। ठीक है, इतनी बातों को याद रख लीजिए। 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि यहां पर पहला कथन गलत हो गया और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा बी, केवल 2। अगला देखिए, कराए की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित हुई थी। अब प्रश्न उठता है कि ये लोक अदालत क्या होता है? तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर मामले के एक अदालत में लंबित होने या मुकदमेबाजी में अभी पहले चरण में है और अदालत के सामने अभी लाया नहीं गया है, उसको समझौता कराकर और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा लोक अदालत के मामले में कि लोक अदालत की संस्था को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार आपने लोक अदालत के बारे में जानकारी ली और इसका 123 का सही जवाब होगा ए। 124 देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सूचना जो आयोग है ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यानी 124 का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। जरा इसको और समझिए, ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आधिकारिक राजपत्र के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका मतलब यह है कि ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा 2005 में इस केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कर दी गई। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक जो सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इतनी बात आपने जान ली। इसके बाद एक और बात जान लीजिए कि अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या जो एक सूचना आयुक्त होता है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर जो भी पहले हो उसको बना रहेगा। और वो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है इसमें। ठीक है, और राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकता है, यानी उसके कार्यकाल से उसको हटा भी सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी 124 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 125, तरह की सटीक निर्देशन बांझ कीट तकनीक जिसको कहते हैं पीजीएसआईटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो एसआईटी है ना, ये एक बांझ कीट तकनीकी है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। पहला कर रहा है कि यह क्लस्टर्ड रेगुलर इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है CRISPR आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करता है। पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इस तकनीक में नर और मादा दोनों कीट रोगाणुहीन होते हैं। ये गलत है, इसमें केवल नर होते हैं। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है, यानी केवल ए, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 देखिए, कह रहा है कुछ क्षेत्रीय परिषद हैं और उनके मुख्यालय की बात पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है मुख्यालय। कह रहा है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यानी ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। वहीं बी में कह रहा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, यानी बी को आप ए के साथ कर देंगे। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कहां पर मुख्यालय? कोलकाता में, यानी सी को आप तीसरे के साथ। अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई है, यानी डी को आप चौथे के साथ कर देंगे। एक छूट रहा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में। ठीक है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। करा कि आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, यह भी बात सही है। अगला कह रहा है आयोग राज्य सरकार को 1 वर्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, यह भी बात सही है। अगला कह रहा है कि आयोग के पास दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालय के तहत सम्मन भेजने की शक्ति है, यह गलत है। इसके पास केवल दीवानी अदालत की शक्ति प्राप्त है, यानी प्रश्न संख्या 127 में डी विकल्प होगा, यह सही नहीं है। अगला देखिए 128 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान अनुच्छेद के तहत है, उसको पूछ रहा है। कह रहा है कि नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो नागालैंड को 371 ए के तहत है, ये सुमेलित है। अगला पूछ रहा है सिक्किम राज्य का विशेष प्रावधान, इसको हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको याद होगा जब आप सिक्किम को पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि 35वें संविधान संशोधन के तहत सहराज्य, 36वें के तहत पूर्ण राज्य, और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल बताया जिस 371F के द्वारा सिक्किम राज्य को विशेष प्रावधान है। इस प्रकार आपका 128 का जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, सिक्किम को 371F के तहत मिला है।
ठीक है। अगला दीजिए, कह रहा है कि गोवा राज्य को 371 आई के तहत, सही है, और मणिपुर को 371 सी के तहत, ये सही है। यहां पर विकल्प बी गलत है, यानी यही आंसर होगा। कह रहा है 129 देख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय, अब पहला कथन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब करते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से पर सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। ये बात सही है। और ये किस आर्टिकल में इस बात की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 352 में इसको, यानी अनुच्छेद 352 में इसकी व्यवस्था, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट करा है कि जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में माना जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाएगा तो इसे आंतरिक आपातकाल माना जाएगा, यह तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश में या केवल एक हिस्से में भी लागू की जा सकती है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि तीनों कथन सही है, यानी यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कर हाल ही में चर्चा में रहा T+1 निपटान प्रणाली किसकी पहल है, तो आपका सही जवाब होगा सेबी की। सेबी का मतलब क्या हो गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। अब देखिए, सेबी ने अभी हाल ही में T+2 के स्थान पर T+1 की व्यवस्था लाई। अब ये T+1 क्या करता है भाई, T+1 का मतलब ये है कि ये व्यापार के निपटान का एक वर्ष एक कार्य दिवस होता है। मतलब क्या है, यानी कि ये कह रहा है कि T1 के अंतर्गत यदि व्यापार का निपटान करना है तो एक कार्य दिवस के अंतर्गत हो जाएगा, अर्थात निवेशक को अगले दिन पैसा मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि स्टॉक एक्सचेंज किसी शेयर के लिए T+1 निपटान का चक्र चुनता है, ठीक है, तो उसे इसको कम से कम 6 महीने तक जारी रखना होगा, यह भी कंपलसरी कर दिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि तरलता बढ़ाने के लिए इसे वैकल्पिक आधार पर पेश किया गया है। ठीक है। इस प्रकार आपने इसको देख लिया, और यहां पर सेबी की चर्चा हो गई है तो जरा सेबी को भी समझ लीजिए। सेबी 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 के प्रावधान के आधार पर इसको बनाया गया। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि सेबी एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। और 1992 इसका अधिनियम है, याद रखिएगा। 130 का सही विकल्प होगा बी। 131 देखिए, हाल ही में आई अपडेटेड ग्राउंड डस्टवेल रिपोर्ट, जिसमें संकेत दिए गया था कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्र में 216 मिलियन लोगों को अपने देश में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये किसकी रिपोर्ट है, तो आपका सही जवाब होगा ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, यानी 131 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 132 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया, तो आपका सही जवाब होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, यानी 132 का सही जवाब होगा डी। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया। दूसरी बात कि ये इसके तहत राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान भी किया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि इसके बाद 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को और कड़ा कर दिया गया। यानी अगर दल बदल से संबंधित पूछा जाए तो सबसे पहला संविधान संशोधन 52वां 1985, और उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 संबंधित है, यानी 132 का सही जवाब होगा डी। 133 देखिए, कारण निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था किसके आधार पर आई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 की रिपोर्ट के आधार पर। और इस रिपोर्ट को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति मिल गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में राजस्थान के नागौर में इसको लागू किया गया। इस प्रकार राजस्थान यहां पर सही विकल्प होगा डी, यानी राजस्थान वो पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और जिला पूछे तो नागौर, अगर दूसरा राज्य पूछे तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, इसने भी 1959 में लागू किया था। इस प्रकार 133 का सही जवाब होगा डी। 134 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला करा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तीसरा करा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, चौथा गलत हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य, यानी डी गलत हो, चौथा गलत हो गया। एक बात और यहाँ पे क्लियर कट समझ लीजिए, जो कई बार आप लोग गलती कर देते हैं, कई बार आप लोगों ने ही बताया है इस बात को कि किसी भी राज्य में जहां पर द्विसदनी विधायिका यानी जहां पर विधान परिषद है, वहां के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये दोनों लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को क्लियर कट अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यानी इस प्रकार आपका 134 में क्या सही हो जाएगा, 1, 2 और 3,
यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करेक्ट कनेक्ट करो 2021 पहल के संदर्भ में करेक्ट कथन है, उस पर विचार करिए। पहला कथन है कि ये एक समावेशी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो कनेक्ट करो 2021 गृह मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसमें टूवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज की बात की गई है, ठीक है, यानी समावेशी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल सिटीज की बात की गई है, ठीक है, यानी यहाँ, और ये प्रश्न में कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र, यानी पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन विश्व संसाधन संस्थान यानी WRI के द्वारा किया जाएगा, ये बात सही है, यानी 135 में विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन ही केवल सत्य है। अगला देखिए, करा कि दबाव समूह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा वे सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि दबाव समूह जो होते हैं ना, ये राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा करा वे राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, ये आने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक, ये करा कि राजनीतिक समूह यानी जो संगठन होते हैं वो किसी विधायिका या कार्यपालिका की हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत हो गया, ठीक है। अगर आपको दबाव समूह का अगर कोई एग्जाम्पल चाहिए तो आप राष्ट्र, जो छात्र संघ का होता है इलेक्शन, उसमें देख लीजिए कि छात्रों ने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और वो जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार 136 का सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल बी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां पर है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मतलब CBC, इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है, और याद रखिएगा इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संथानन समिति 1962 से 64 की सिफारिश के आधार पर केंद्र के एक प्रस्ताव के तहत की गई, और बाद में 2003 में संसद ने CBC के लिए वैधानिक दर्जा के लिए एक कानून बनाया, ठीक है, यानी इसकी आयोग की किसकी सिफारिश पर? संथानन समिति 1962 से 64, इसको याद रखिए। और किसके लिए पूछे तो भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए, यानी 137 का सही जवाब होगा बी। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है इसके पास दीवानी न्यायालय संबंधित अधिकार होते हैं, ठीक है, और जो CBC है ये हर वर्ष राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट देंगे और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रदेश सदन में रखवाएंगे, ठीक है, यानी 137 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, 138 करा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि अब राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया, अब उपराष्ट्रपति देखिए, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, ये बात सत्य है कि इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, ये गलत है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल ही नहीं होते हैं, यानी इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, और केवल एक स्टेटमेंट सही है अभी तक, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, केवल एक पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, करा कि नगर निगमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, करा एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, ये बात सत्य है। कौन कौन से 3 प्राधिकरण होते हैं भाई? एक होता है परिषद, दूसरा होता है स्थायी समिति और तीसरा आयुक्त, यानी इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश में वे संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित होते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, यानी 139 में दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 140 देखिए, हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया ने किसे बढ़ावा देने के लिए शून्य कैंपेन शुरू किया? 140 का सही जवाब हो जाएगा शून्य प्रदूषण वितरण वाहन, यानी इलेक्ट्रिक वाहन के वितरण के लिए, यानी इस व्यवस्था को लाने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसको कहा गया शून्य कैंपेन। ये पूछ सकता है कि शून्य कैंपेन किसके द्वारा लाया गया, तो नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया द्वारा। ये जो RMI है ये 1982 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। यानी आपने ये समझ लिया ना कि इसमें इलेक्ट्रिक डिलीवरी की बात की जाएगी, इसमें शून्य बॉन्ड की बात की जाएगी, ठीक है, यानी 140 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि विश्व ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो इसे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है कि इसकी थीम क्या थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। अब इस प्रकार आपको 141 का सही जवाब क्या है? ए। अब एक और प्रश्न यहीं से बन गया, अगर ये पूछ दे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप सीधा बता देंगे कि ओजोन से संबंधित है, ठीक है, यानी 141 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अब अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आ गई तो ये कब का है, तो ये 1987 में, और 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की औपचारिक मान्यता दी थी, ठीक है, इस प्रकार 141 का ए ऑप्शन। अगला देखिए, कहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको और गंभीरता से देखिएगा।
अभी हमने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। तीनों की जरा प्रमुख बातों को देख लीजिए। अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व की बातें होती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। वहीं अगर राज्य के बारे में बात करें, राज्य सूची के बारे में, तो इसमें राज्य और स्थानिक महत्वों के बारे में बात होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, जैसे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, सिंचाई हो गया। ठीक है, अब आपका 142 का सही जवाब क्या आ गया, सी, ये राज्य सूची के अंतर्गत है। अगर वहीं हम संवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा है, वन है, ट्रेड है, ठीक है, और विवाह है, गोद लेने की बात है, उत्तराधिकार की बात है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, ये आता है संवर्ती अनुसूची। ठीक है, यानी 142 का सही जवाब जाएगा सी, सिंचाई राज्य सूची। अगला देखिए 143, कराए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सीबीआई जो है इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत हुई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार अब इसे एक संलग्न कार्यालय के तौर पर दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार आप पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी बात कि सीबीआई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए की तरह काम करती है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो एनआईए है इसका गठन मुंबई में 2008 में जो मुंबई आतंकवादी घटना हुआ उसमें मुख्य रूप से आतंकवादी हमले और आतंकवाद को जो वित्त पोषण करता है इन अपराधों से संबंधित जांच के लिए किया गया था। वहीं अगर आप सीबीआई की बात करेंगे तो सीबीआई का गठन भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध संबंधित मामलों के लिए किया गया है। ठीक है, यानी दोनों का कार्य यहाँ पर डिफरेंट है, यानी दूसरा स्टेटमेंट इस प्रकार आपका गलत हो गया। एक बात और आपको अतिरिक्त याद रखनी होगी कि ये जो सीबीआई है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानन समिति जो 1962-64 द्वारा है, इसकी सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई। अब आपको कोरिलेट करना होगा। अभी आपने संथानन समिति के बारे में पढ़ा है, हमने आपको अभी सीवीसी पढ़ाते समय बताया कि 1964 में संथानन समिति के सिफारिश पर सीवीसी का गठन हुआ, और अभी आपने पढ़ा कि सीबीआई का गठन संथानन समिति के आधार पर 1963 में हुआ। ठीक है, यानी पहले सीबीआई का गठन 1963 में, उसके बाद सीवीसी का गठन 1964 में, किसकी समिति पर, संथानन समिति पर। ठीक है, यानी 143 में डी ऑप्शन होगा, न पहला न दूसरा। सही है। अगला, करे प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने के संदर्भ में सलाह देते हैं। ठीक है, यह कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा करा कि वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, यह भी कथन सत्य है। यानी यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन प्रधानमंत्री की शक्ति है। 144 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दो जाना, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा 145, करा कि पीसफुल मिशन 2021 के 6वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा जो ये पीसफुल मिशन का 6वां संस्करण है ये रूस इसकी मेजबानी करेगा। यदि आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो आप दक्षिण पश्चिम रूस में एक जगह है जिसका नाम है ऑरेन वर्ग। क्या नाम है, ऑरेन वर्ग। और कहां पर है ये दक्षिण पश्चिम रूस में है। यहां पर 13 से 25 सितंबर 2021 के बीच में पीसफुल मिशन 2021 का 6वां संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, और भारत पहली बार 2018 के 5वें संस्करण में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, ये 145 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, करा कि 146, करा संसद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो संसद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यहां पर हम अनुच्छेद 75(1) की बात करेंगे। अनुच्छेद 75(1) में यह साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 1 में इस बात की व्यवस्था है। 146 की सही जवाब होगा बी। 147 देख लीजिए, करा निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं। तो आपका सही जवाब होगा विश्व शांति को बढ़ावा देना, गैर नक्सलवाद, गुट निरपेक्षता। ये तीनों की तीनों बातें भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। कुछ बातें और हैं, उनको भी समझ लीजिए, जैसे पंचशील, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध, यूएनओ को समर्थन, निरस्त्रीकरण, ठीक है, एंटी कॉलोनियलिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार 147 का सही जवाब होगा डी। जरा 148 देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली को विशेष प्रावधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहला कथन करा है 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया गया। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा करा कि इसमें विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या 70 है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। और पूछ क्या रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बात और याद रखिएगा जरा दिल्ली मंत्रिपरिषद से संबंधित, कि दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है उसका 10% ही मंत्री होंगे, यानी कि 7 लोग, यानी 70 टोटल सदस्य हैं और 10% कितना हुआ, 7 लोग, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। 148 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां पर दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए लाइन देख लीजिए। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा ऑटो और ड्रोन क्षेत्र केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए घोषित कुल उत्पादन सह प्रोत्साहन यानी जिसको पीएलआई कहते हैं इसका हिस्सा है। ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। पीएलआई योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। ये भी बात सही है। यानी पीएलआई स्कीम कब आई थी ये भी जान लीजिए, मार्च 2020 में। ठीक है, इस प्रकार आपके 149 का दोनों कथन सही है, यानी आपका इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर टेस्ट दूसरे का अंतिम पार्ट का अंतिम प्रश्न करा कि नवीनतम क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कि एनसीआरबी, जिसको आप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं, इसने इंडिया रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट 2020 को जारी किया। अब ये क्राइम रिपोर्ट जो जारी की गई एनसीआरबी के आधार पर, उसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 27% आपराधिक वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 150 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम एनसीआरबी के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और एनसीआरबी के बारे में जान लीजिए कि एनसीआरबी राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1977 से 81 है और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। और कब हुआ? 1986 में। ठीक है, इस प्रकार 150 का सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार आप लोगों ने पहला और दूसरा टेस्ट फिनिश कर लिया। यदि आप लोग किसी कारणवश इसको पूरा नहीं कर पाए हो तो अविलंब पूरा कर लें और ये प्रयास करें कि जैसे वीडियो आए उसी के साथ ही साथ आप अपना ये टेस्ट कंप्लीट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।